नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। मैं जो है आज आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने चलाऊंगा। भारतीय इतिहास में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास का कैसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के मतलब कि सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है भारतीय इतिहास का क्वेश्चन। तो मैं जो है आज आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेगा और मैं आपके सामने जो है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से हर कोई प्रतियोगी छात्र लाभान्वित हो, तभी जाकर के मेरा उद्देश्य पूरा होगा। तो मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे कि दूसरों तक इसे शेयर करेंगे और सबको इसका लाभ पहुंचाएंगे। मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मेरा सहयोग सपोर्ट कर सकते हैं दूसरों तक पहुंचा करके। तो अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेगा इस साइड और आप जो है उसका उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड बेंटिंग, डी है लॉर्ड कर्जन। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है। लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। अवध, नागपुर, सतारा ऐसे कई उस समय के 1857 की क्रांति के पहले के राज्य थे जो राज्य हड़प नीति का शिकार हुए थे। ठीक है, कुशासन के आरोप लगा करके इन्हें अपनी तरफ कंपनी की तरफ मिला लिया जाता था और इन्हें जो है कहा जाता था कि आपके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दत्तक पुत्र आप गोद नहीं ले सकते हैं। इसके आधार पर राज्यों को अपनी तरफ मिला लिया जाता था। यही था राज्य हड़प नीति और इसे किसने चलाया था? इसे चलाए थे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए? देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और थोड़े समझदारी वाले क्वेश्चन है, तो अगर आप समझदारी से भारतीय इतिहास को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चन आंसर आप करते रहिए मॉक टेस्ट के माध्यम से। यही सब क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, बी है देशी रियासतों का अभिमिलन, सी है सीमा विवाद, डी है शरणार्थियों की समस्या। अभी देखिए जो एनआरसी और सीएए की समस्या थी हमारे देश में, उसमें आप लोगों ने सुना होगा नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह जो है यह समस्या जो है, यह पैक्ट जो है 1950 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? यह नेहरू और लियाकत के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था? तो शरणार्थियों की समस्या को लेकर हुआ था। ठीक है, कोई मतलब कि कुछ हिंदू जो है, कुछ मुसलमान भारत देश में शरणार्थी के रूप में आ रहे थे, कुछ वहाँ पे जा रहे थे। तो इसी को लेकर के भारत के शरणार्थियों की समस्या को लेकर के 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट शरणार्थियों की समस्या के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उम्मीद करूंगा कि आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? मुस्लिम लीग का जो संविधान था द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? देखिए द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है रहमत अली ने, बी है मोहम्मद इकबाल ने, सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी है मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि मुस्लिम लीग के संविधान का द ग्रीन बुक प्रारूप किसने बनाया था? तो मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? देखिए आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है खाद, सी है औषधि, डी है सोडियम क्लोराइड। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था अभी तक। सोडियम क्लोराइड है इसका। ठीक है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। मतलब कि आज़ादी के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया था? तो अपनाया गया था सोडियम क्लोराइड को। किसे अपनाया गया था? सोडियम क्लोराइड को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिरूप शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत अथवा पंचशील हैं? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था,
निम्नलिखित में से कौन से है, यही आपको छांटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है परस्पर सम्मान, सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, वी उपनिवेशीकरण द्वारा प्रादेशिक अखंडता, बी है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और परस्पर हित लाभ और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का पंचशील सिद्धांत क्या था? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करना, अनाक्रमण अहस्तक्षेप नीति का पालन करना, ठीक है, और परस्पर हित लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी वाला है विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक लोगों द्वारा माना गया। डी है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। अगर 1857 के विद्रोह में ऑप्शन नंबर एक की तरह हुआ होता, मतलब ऑप्शन नंबर एक की तरह हुआ होता कि हर जगह जो है शिक्षित और अभिजात वर्ग के द्वारा पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया गया होता, तो यह तो सफल हो जाता ना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसका विद्रोह जो है हर जगह जो है शिक्षित लोगों ने नहीं किया। जो शिक्षित थे वो अपने कमाई में जुटे हुए थे, उनको विद्रोह से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी कमाई में जुटे हुए थे, वो अपने परिवार को देख रहे थे, देश को नहीं देख रहे थे। यही कारण था देश 1857 की असफलता का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कानपुर षड्यंत्र केस से, बी है अलीपुर षड्यंत्र केस से, डी है काकोरी षड्यंत्र केस से, डी है मेरठ षड्यंत्र केस से। राम प्रसाद बिस्मिल की मैं बात करूं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है एक क्रांतिकारी थे जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं बात करूं राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से संबंधित थे, वो थे काकोरी षड्यंत्र केस से। किससे संबंधित थे? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे। अब मैं बात करूं काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? यह हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी, जहां पर जो है ट्रेन को रोक करके लूट लिया गया था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी कर रहे थे। तो काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ा गया और इन्हें जो है पकड़ करके गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अगर क्वेश्चन आए कि काकोरी की घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में। अगर क्वेश्चन आए कि राम प्रसाद बिस्मिल की मतलब कि फांसी कहाँ दी गई थी काकोरी षड्यंत्र में, तक फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर के जेल में। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर के जेल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन राम प्रसाद बिस्मिल से बनता है। एक आप लोगों ने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। एक किसने कहा था, किसने सबसे पहली बार प्रयोग किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का ये वक्तव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? ते हुई थी एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो इसके प्रथम अधिवेशन होता है ना एक, तो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी, इनका फुल फॉर्म था व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको तैयार हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है लॉर्ड कर्जन। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। मैं बात करूं भारत के वायसराय की, तो देखिए भारत में पहले जो है गवर्नर जनरल होते थे। भारत में 1857 की क्रांति के पहले यही जो अब वायसराय कहलाने लगे थे, यही पहले होते थे गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, यही गवर्नर जनरल जो है भारत के वायसराय कहलाने लगे। 1857 की क्रांति के बाद कौन था भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग थे। वही लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त होते हैं। ठीक है, उससे पहले वही वायसराय जो है भारत के गवर्नर जनरल कहलाते थे। उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना, डी है मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, संविधान सभा की स्थापना या अनुसार मतलब संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर में, बी है नागपुर में, सी है चंडीगढ़ में, डी है कलकत्ता में। तो मैं बात करूं जलियांवाले बाग हत्याकांड की, तो यह हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सैफुद्दीन कुचलू और तेज बहादुर सप्रू ये 2 नेता थे पंजाब के, जिनके गिरफ्तारी के विरोध में एक जलियांवाला बाग था अमृतसर में, वहां पर एक सभा गठित की गई थी 13 अप्रैल 1919 के दिन। और जनरल ओ डायर नाम का एक पुलिस अधिकारी था जिसने जो है निर्दोषों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो मैं बात करूं 13 अप्रैल 1919 की, तो यह हत्याकांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह कहाँ है, तो अमृतसर में है। कहाँ पर है, अमृतसर में है। ठीक है, यहाँ पर हजारों निर्दोष मारे जाते हैं। यह जो है भारतीय इतिहास का एक काला दिन साबित हुआ, ब्लैक डे साबित हुआ। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसी से 13 अप्रैल 1919 को मतलब कि एक टारगेट बना करके बहुत से क्रांतिकारी हमारे पैदा होते हैं। ठीक है, देश के हित में बात करने वाले अनेकों युवा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सबका खून खौल जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इधर क्वेश्चन लग रहे होंगे, उम्मीद करूंगा कि आप देख रहे होंगे उसे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, वर्ष 1935 में। ऑप्शन नंबर ए है, बी है वर्ष 1931 में, सी है 1929 में, डी है 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी वाला, वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर क्लियर डेट की मैं बात करूं तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर मैं बात करूं गांधी इरविन समझौता जो गांधी और इरविन के बीच हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सरोजिनी नायडू नाम की एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल होती हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि ये 2 संत की समझौते हैं, मतलब ये जो समझौते हो रहे हैं गांधी और इरविन के बीच में, ये दोनों संत हैं। क्या है, संत हैं। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन को बंद करने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। ध्यान रखिएगा इसे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए। गांधी जी के बारे में अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, गांधी युग के पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उसे देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। ठीक है, जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बम्बई में, बी है कलकत्ता में, सी है लखनऊ में, डी है मद्रास में।
जो इसका राइट आंसर है 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। यहाँ पर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, स्वराज्य का लक्ष्य यहीं से घोषित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वराज शब्द का, यही ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का सबसे पहले नामकरण कौन किया था, मतलब स्वराज शब्द इस्तेमाल किसने किया था, तो स्वराज शब्द इस्तेमाल किए थे एक पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, एक पारसी समुदाय से आते थे। इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। तो एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा, आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता का अर्थ है। स्वाधीनता का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिबंध का अभाव, बी है प्रतिबंध की मौजूदगी में, सी है सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्मित भावना, डी है ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों का स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। तो स्वराज्य शब्द का, स्वाधीनता शब्द का यही मतलब है कि ऐसा वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों का स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वाधीन तो आप तभी होंगे जब आपको पूरा मौका मिलेगा आप कुछ अलग कर सके। आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट वाली भावना, मतलब मैं कुछ अलग कर सकूं, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, ऐसी भावना आपके अंदर जब आएगी वही है स्वाधीनता। ठीक है, जब आप किसी के दबाव में काम करते हैं तो वह नहीं होता है स्वाधीनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है लाला हरदयाल, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है वीर सावरकर। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के, सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है संस्थापक होते हैं। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है बहुत ही रहस्यमयी तरीके से 1945 ईस्वी में होती है। उसे जो है आप देख लीजिएगा किस तरीके से, कैसी रहस्यात्मक घटना होती है, उसे आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, तो दांडी से शुरू किया था। इसे जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कितने सहयोगियों के साथ शुरू किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा 78 सहयोगियों के साथ 24 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी की यात्रा शुरू करते हैं मार्च 1930 में, और अप्रैल 1930 में ठीक है, अप्रैल 1930 में यह यात्रा खत्म होती है। और इसमें जो है 78 सहयोगी थे। जब यह यात्रा शुरू होती है दांडी की नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो 78 सहयोगी ही होते हैं। और जब यह यात्रा समाप्त होती है तो महात्मा गांधी के लाखों जो है प्रतिनिधि हो जाते हैं, पीछे पीछे डोलने वाले, मतलब समर्थन करने वाले। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दांडी यात्रा में सहयोग करने वाली, महात्मा गांधी की सहयोग करने वाली महिला नेता कौन थी, महिला नेत्री कौन थी, तो थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन है, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है विलियम बेंटिंग, बी है वेलेजली, सी है वेवेल, डी है माउंटबेटन। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में
भारत स्वतंत्र हुआ था। अगर बात की जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के इंग्लैंड वापस जाने के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद यह पद समाप्त कर दिया जाता है। तो उम्मीद करूंगा इतने क्वेश्चन थे हमारे पास जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अगर मेरा यह जो मैंने प्रयास किया है, अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।